देखो बच्चे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सीरीज़ का टॉपिक है, पर सीरीज़ के टॉपिक से पहले आपको सीक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। सो सीक्वेंस आपके पास क्या है, डेफिनेशन देखो। अगर n आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और x कोई भी सेट है, देन द फंक्शन n टू x, उसे आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस। आपने एक फंक्शन लिया है नेचुरल नंबर से उस सेट तक का, उसे आप सीक्वेंस बोलोगे। अब यहाँ पे जो आपके पास x है वो r है, r आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर या फिर सबसेट ऑफ r, देन f इज कॉल्ड द रियल सीक्वेंस। अगर आपके पास x कोई भी r है, ठीक है, मतलब आप फंक्शन ले रहे हो, फंक्शन इज फ्रॉम n टू r, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर तक, तो उसे आप बोलोगे दैट इज द रियल सीक्वेंस। और अगर आपके पास x जो है वो c है, c दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और द सबसेट ऑफ c, देन f इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंसर्न द रियल सीक्वेंस। अपने रियल सीक्वेंस के बारे में ही पढ़ना है। दस अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज इज एनी सेट x। जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, जो डोमेन है वो क्या है, n, और n से वो कहाँ तक जा रही है, x सेट पे। सो लेट a आपके पास n से लेके r तक कोई भी सीक्वेंस है। image of n belongs to n instead of being denoted by a and it is denoted by a n। n जो है वो suffix में है। thus a1 a2 so on a n are the real number associated to 1 4 1 2 3 by the mapping and a n is the journal term। अब देखो, हमने जो फंक्शन लिया है f is a function from n to r, this is the set of the natural number and this is the real number। आपने फंक्शन क्या लिया है, a from n टू r। n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 सो ऑन n सो ऑन। उसके कॉरस्पॉन्डिंग a सेट, यहाँ पे आपके पास आएगा a ऑफ 1। a ऑफ 1 को हम कैसे डिनोट करेंगे, a सफिक्स 1। ऐसे ही a ऑफ 2, सीक्वेंस का दूसरा है आपके पास a2, देन a ऑफ 3 दैट विल डिनोटेड बाय a3, an दैट इज डिनोटेड बाय an। सो आपके पास जो सीक्वेंस के नंबर्स आएंगे वो आएंगे a1 a2 सो ऑन a3, ठीक है। an जो है वो आपके पास जर्नल टर्म है। इफ द nth टर्म an ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, वी कैन फाइंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अगर आपको nth टर्म गिवन है, जैसे आपको AP में वैल्यूज गिवन होती थी, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेते थे। सेम तरीके से आपको अगर nth टर्म दी हुई है सीक्वेंस की, देन यू कैन फाइंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर। दस द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज रिटन एज an, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, an ब्रैकेट में और an इस तरह से एरोज में। मेनली हम यही बनाते हैं, ठीक है। समटाइम इट इज डिनोटेड बाय राइटिंग ऑल द टर्म विद इन द ब्रैकेट्स, या फिर सारी टर्म आप ब्रैकेट में लिख दो। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ द नंबर्स a1 a2 a3 so on an such that to every positive integer n there corresponds a number an of the set is called a sequence। सेट ऑफ नंबर्स है आपके पास a1 a2 a3 so on an such that टू एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के कॉरस्पॉन्डिंग आपको नंबर मिलेंगे a1 a2 a3 a4 सो ऑन an सेट के अंदर, जिससे आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस। सो ये a1 a2 a3 ये आपके पास सीक्वेंस के क्या हैं, एलिमेंट्स। रेंज क्या है, जो आपके पास डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी। रेंज ऑफ द सीक्वेंस an इज द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ an कंसिस्टिंग ऑफ द डिस्टिंक्ट टर्म विदाउट रिपीटेशन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। n के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आ रही हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग a1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग a2, ये आपके पास क्या है, रेंज सेट, ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ द सीक्वेंस आपके पास है an इज इक्वल टू n, मतलब a1 क्या आएगा 1, a2 क्या आएगा 2, वैल्यूज पुट करते रहेंगे। ये देखो, दिस इज an इज इक्वल टू n, ठीक है। सो a1 आपके पास आएगा 1, a2 आएगा 2, a3 आएगा 3, तो आपके पास जो सेट बनेगा एंड सो ऑन वो आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। और ऐसे ही अगर आप कोई और एग्जांपल ले लो, an इज 1 बाय n, सो a1 आ जाएगा 1 बाय 1, a2 आ जाएगा 1 बाय 2, a3 आ जाएगा 1 बाय 3 एंड सो ऑन। तो सेट में आएगा 1 1 बाय 2 1 बाय 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट देखो बच्चे, इक्वल सीक्वेंसेस आपके पास क्या है,
Two sequences an and bn are said to be equal if an is equal to bn for every n. हर एक n के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, जो रेंज आ रही है सीक्वेंस की, अगर वो इक्वल हो जाती है तो रेंज को आप क्या बोलोगे, सीक्वेंसेस को आप क्या बोलोगे, दैट इज दे आर द इक्वल. इफ द रेंजेस ऑफ द टू सीक्वेंस आर इक्वल इवन देन द सीक्वेंस में नॉट बी इक्वल. अगर रेंजेस इक्वल हो पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सीक्वेंस भी इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल an है -1 पावर n, bn की वैल्यू -1 पावर n प्लस 1. अब रेंज आपके पास क्या है, अब यहाँ पे देखो इसकी रेंज का आंसर ये आपके पास है an की वैल्यू है -1 पावर n और bn की वैल्यू है आपके पास -1 पावर n प्लस 1. अब आंसर या तो 1 आएगा या -1, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता. ठीक है, इसका भी आंसर सेम. रेंजेस इसकी क्या है, दैट इज 1 एंड -1. पर वैल्यू देखो, अगर मैं 1 पुट करती हूँ, -1 पावर 1 दैट इज -1, a2 -1 पावर 2 दैट इज 1. अब b1 की वैल्यू -1 पावर 1 प्लस 1 दैट इज 1. a1 जो है वो b1 के इक्वल नहीं है. ऐसे ही b2 -1 पावर 1 प्लस 2 दैट इज -1. a2 भी b2 के इक्वल नहीं है. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर रेंज सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा. ठीक है जी. आफ्टर दैट, bounded and unbounded sequence. A sequence an said to be bounded above if there exists a real number k such that an is less than equal to k for all n belongs to natural number. एक सीक्वेंस an को आप बाउंडेड अबव कब बोलोगे, अगर एक रियल नंबर k जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो k से क्या हैं, कम. तो k को आप क्या बोलोगे, दैट इज द अपर बाउंड. हर एक नेचुरल नंबर के लिए, मतलब a1, a2, a3, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो या तो k के इक्वल हैं या k से कम है, तो k आपके पास क्या बनेगा, एक अपर बाउंड. सिमिलरली बाउंडेड बिलो, a sequence an is said to be bounded below if there exists a real number h such that h is less than equal to an for all n belongs to n. h को आप क्या बोलोगे, लोअर बाउंड. मतलब हर एक एलिमेंट जो है a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, h या h से बड़े, तो आपके पास सीक्वेंस जो है वो क्या होगी, बाउंडेड बिलो. अ सीक्वेंस an सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो. एक सीक्वेंस को आप बाउंडेड कब बोलोगे, अगर उसकी अबव और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है जी. अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड, अगर उसकी बाउंड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसे आप क्या बोलोगे, दैट इज अनबाउंड. आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो बच्चे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस. कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, एक सीक्वेंस an को आप कन्वर्ज कब बोलोगे, टू अ लिमिट l. एक सीक्वेंस लिमिट l को कन्वर्ज कब कर रही है, if given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer m depending upon the epsilon such that an minus l is less than epsilon for all n greater than equals to m. अब देखो, mod of an minus l is less than epsilon for all n greater than equals to m. मतलब m और m से बड़ी जो भी वैल्यूज़ हैं, m, m+1, m+2, m+3 एंड सो ऑन, जो डिस्टेंस है ए एम माइनस एल का, ए एम प्लस 1 माइनस एल का, ए एम प्लस 2 माइनस एल एंड सो ऑन, ये सबका डिस्टेंस जो है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर. मतलब आफ्टर सम पॉइंट्स जो आपके पास सीक्वेंस की वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, एल को अप्रोच कर रही है. तो अगर ये एल एग्जिस्ट करता है तो उस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. और ये किसको कन्वर्ज कर रही है, एक लिमिट को जिसका नाम क्या है, एल. सो दोबारा डेफिनेशन देखो, एक सीक्वेंस ए एन है उसे आप कन्वर्ज कब बोलोगे, इफ और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, एक पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे, सच दैट जो डिस्टेंस है सीक्वेंस के पॉइंट्स का वो क्या है, लेस देन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम. L जो है वो आपके पास क्या है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन. और आप इसे किस तरह से लिखोगे कि जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जो आपके पास आंसर है सीक्वेंस का वो क्या आ रहा है, L. सो ए एन विल अप्रोचेस टू L एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. आफ्टर सम पॉइंट्स आपके पास जो वैल्यूज है सीक्वेंस की वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, दैट इज L.
अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस ले उसका आंसर हमेशा सेम आएगा, तो उसकी सीक्वेंस भी क्या होगी, दैट इज ए. सो ए एन इज द कांस्टेंट सीक्वेंस. उसको कैसे डिफाइन किया है, ए एन इज इक्वल्स टू ए. ठीक है, एंड दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन बिलोंग्स टू एन. ठीक है जी. अब ऐसे ही आपके पास एक सीक्वेंस है. नाउ कंसीडर द सीक्वेंस 1/n. अब आपने एक सीक्वेंस ली है 1/n. ये भी जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को, क्योंकि जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी an यहाँ पे क्या है 1/n. एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an दैट इज 1/infinity. 1/infinity क्या होता है, 0. तो जो सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं वो किसको अप्रोच करेंगे, 0 को. अब आप देखो an की वैल्यू आपके पास है 1/n, मतलब a1 है 1, a2 है 1/2, a3 है 1/3, a4 है 1/4 एंड सो ऑन. कब आगे जाके ये वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होती जाएगी. जब माइन्यूट होगी तो वो किसको अप्रोच करेगी, 0 को. एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. आफ्टर जब आपके पास n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एट दैट टाइम a n दैट इज 1/n दिस विल अप्रोचेज टू 0 एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. मतलब इनफाइनाइट टर्म्स के बाद आपके पास a n की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करती जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट देखो, एक सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट तब बोलोगे अगर उसकी लिमिट फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है. अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ ए एन कन्वर्जेंट टू सम लिमिट, अदरवाइज ए एन को आप नॉन कन्वर्जेंट बोलोगे. नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्जेंट. अ सीक्वेंस को आप डाइवर्ज टू इन्फिनिटी कब बोलोगे, इफ के ग्रेटर देन 0 however large there exists a positive integer m depending upon epsilon such that a n की जो वैल्यू है वो k से बड़ी आएगी आफ्टर सम पॉइंट्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम. एम आपके पास आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है, मतलब m+1 m+2 के बाद a m की वैल्यू ग्रेटर देन n, a m+1 की वैल्यू ग्रेटर देन k, a m+2 की वैल्यू ग्रेटर देन k एंड सो ऑन. मतलब जैसे ही n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा a n का आंसर भी क्या आएगा, इन्फिनिटी. ठीक है, मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट लिमिट जो है वो होल्ड नहीं करेगी. उसे आप क्या बोलोगे, दिस सीक्वेंस इज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. अगर माइनस है तो ए एन की सारी वैल्यू, क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी इधर लाई करेगा, प्लस इन्फिनिटी इधर लाई करेगा, तो ए एन की सारी वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, लेस देन माइनस के. फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी. नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्ज करे ना ही डाइवर्ज करे. ठीक है, अ बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जन इज कॉल्ड ऑसिलेट फाइनाइटली. और एक अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करेगी या तो प्लस इन्फिनिटी को, ना ही प्लस इन्फिनिटी को, ना ही माइनस इन्फिनिटी को, इसे क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी इन्फिनिटी. फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है -1 की पावर n. नाउ ए एन की वैल्यू क्या है, -1 पावर n. पहले a1 निकालोगे -1 आएगा, a2 निकालोगे 1 आएगा, a3 की वैल्यू -1, a4 की वैल्यू 1. मतलब कभी पहले -1 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर -1, फिर 1, मतलब वो क्या करते रहेगी, -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी. ऐसे ही ऑसिलेट इनफाइनाइटली an -1 पावर n इंटू n. an की वैल्यू आएगी आपके पास -1, a2 की वैल्यू आपके पास आएगी 2, a3 की वैल्यू आएगी आपके पास -3, a4 की वैल्यू आएगी आपके पास 4. मतलब ना तो ये आपके पास डाइवर्ज कर रही है और ना ही प्लस इन्फिनिटी के पास जा रही है, ना ही माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि आंसर -1 फिर 2 आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है. तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेट इनफाइनाइटली. नेक्स्ट देखो, यूनिकनेस ऑफ द लिमिट ऑफ द कन्वर्जन सीक्वेंस. एक सीक्वेंस को आप कन्वर्जन कब बोलोगे, अगर वो कन्वर्ज करेगा किसी यूनिक लिमिट को. प्रूफ आपने नहीं करना है. जो आपके पास कन्वर्जन सीक्वेंस होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है. आफ्टर दैट आ जाती है नल सीक्वेंस. नल सीक्वेंस आपके पास क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस जो किसको अप्रोच करेगी, 0 को, जैसे ही n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. और इसका बेस्ट एग्जांपल है an इज इक्वल टू 1/n. सो जैसे ही n ने इन्फिनिटी को अप्रोच किया आपके पास 1/n का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 0. एक ये भी रिजल्ट है, प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी. एक सीक्वेंस ए एन इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. अगर ए -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कन्वर्ज करेगी, और अगर एग्जैक्टली -1 है तो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली, और -1 से कम है तो ऑसिलेट इनफाइनाइट. प्रूफ आपने इसके किसी के भी नहीं करने हैं, जस्ट रिजल्ट्स याद रखने हैं. नेक्स्ट देखो बच्चे, सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्रिंसिपल.
अगर आपके पास ए एन सीक्वेंस जो है वो बी एन और सी एन के बीच में लाई करी है, ए एन बी एल को अप्रोच कर रहा है, सी एन बी एल को अप्रोच कर रहा है, मतलब ए एन की लेफ्ट जो आपके पास वैल्यू है वो भी एल को अप्रोच करी है और ए एन की राइट जो वैल्यू है वो भी एल को अप्रोच करी है, तो ए एन जो है वो भी एल को अप्रोच करेगा। इसे आप बोलते हो सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, आपके पास एल है, जो मॉड ऑफ एल है वो लेस देन वन है, देन जो लिमिट है एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी के बेसिस पे सेम रिजल्ट है कि अगर एल जो है वो ग्रेटर देन वन हो गया तो लिमिट जो है आंसर उसका क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं बच्चे मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस। अ सीक्वेंस ए एन सेट टू बी मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग इफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। आपके पास एक सीक्वेंस जो है उसे मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग कब बोलोगे, अगर ए एन की वैल्यू जो है वो ए एन प्लस वन से क्या है, कम है या उसके इक्वल है। मतलब जैसे जैसे एन ने इंक्रीज करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 लोगे तो a1 की वैल्यू a2 से कम, a2 की वैल्यू a3 से कम एंड सो ऑन, इसीलिए हम उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे। डिक्रीजिंग इज ऑपोजिट टू द इंक्रीजिंग। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी an की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। an जो है वो बड़ा होगा an प्लस वन से। A sequence which is monotonically increasing or decreasing is called the monotonic sequence। एक ऐसे सीक्वेंस जो monotonically increasing या decreasing हो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं monotone या फिर monotonic sequence। A sequence an is said to be strictly monotonic increasing if an is less than an plus 1। एक सीक्वेंस को आप strictly monotonically increasing कब बोलोगे, अगर an की वैल्यू क्या है an plus 1 से कम, इक्वल टू नहीं हो सकती, सिमिलरली monotonically decreasing की।